हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 अच्छे से कवर कर लिया होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा और मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। ये हमारा पार्ट 2 है। आज के इस पार्ट 2 में हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा पादपों में होने वाली जो गतियां होती है। 2 प्रकार की गतियां होती है पादपों में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन। ये 2 टॉपिक्स हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारा पार्ट 3 होगा वो लास्ट पार्ट होगा और उसमें हम लोग जंतु में जो हार्मोन है, ग्रंथि है, उनके बारे में पढ़ेंगे, या फिर बोल सकते हो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है ना ही पेशियां। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि पादपों में तंत्रिका तंत्र है या नहीं है। पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं है और पेशी तो है ही नहीं। तो कहा जा रहा है कि जंतुओं में ये जो नियंत्रण तथा समन्वय का काम होता है, इसके लिए तो तंत्रिका तंत्र है और साथ में पेशी भी है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र है और ना ही पेशी है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, पर्यावरण में आने वाले चेंज के प्रति वो जवाब कैसे देते हैं, पर्यावरण में आने वाले चेंज के प्रति वो रिएक्ट कैसे करते हैं। मैंने आपसे उद्दीपन का मतलब समझाया था पिछले वाले वीडियो में, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। ये शब्द जो है बार बार आज के इस वीडियो में आएगा, है ना। देखो, उद्दीपन जो है ये ताप हो सकता है, उद्दीपन जो है दाब हो सकता है, उद्दीपन जल हो सकता है, उद्दीपन जो है प्रकाश हो सकता है, उद्दीपन कोई रसायन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, उद्दीपन जो है स्पर्श हो सकता है, यानी कि टच हो सकता है। ठीक, उद्दीपन जो है गुरुत्वाकर्षण हो सकता है ना, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। ये सारे उद्दीपन है, यानी पर्यावरण में आने वाले चेंज। तो इनमें से कोई सा भी चेंज आ सकता है, जीव के पर्यावरण में आने वाला चेंज। ठीक, तो उद्दीपन जब भी आएगा तो समझ जाना कि इन सब की बात की जा रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि पादप जो होते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। स्पर्श के प्रति, ताप के प्रति, दाब के प्रति, जल के प्रति, प्रकाश के प्रति, रसायन के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें से दाब हटा दो, ठीक है। दाब भी हो सकता है लेकिन यहां पर यूज में नहीं आएगा ये। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। आपने देखा भी होगा, बड़ा ही मजेदार होता है। छुई मुई की पत्तियां जो होती है उसको आप ऐसे टच करेंगे वो मुरझा जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। 2 प्रकार की गतियां जो है आपको यहां पर बताई गई है। एक तो छुई मुई पादप की जो पत्ती होती है उसको हम टच करते हैं वो मुरझा जाती है ना, नीचे की ओर झुक जाती है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बीज जब अंकुरित होता है, मान लीजिए कोई बीज है, इसे आपने मिट्टी में गाड़ दिया था, तो यहां से तना ऊपर की ओर जाता है और जड़ें जो है वो नीचे की ओर जाती है ना। जो जड़ है वो नीचे की ओर जाती है और जो तना है ये ऊपर की ओर जाता है। ये भी एक प्रकार की गति है भाई, तना ऊपर की ओर गति कर रहा है और जड़ जो है नीचे की ओर गति कर रही है। लेकिन छुई मुई पादप की पत्तियों में जो गति हुई है और यहां पर जो गति हो रही है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की गति है। यहां पर आपको गति क्यों दिख रही है? तना ऊपर की ओर जाता हुआ क्यों दिखता है, जड़ नीचे की ओर जाती हुई क्यों दिखती है? क्योंकि इनमें वृद्धि हो रही है। अगर आप वृद्धि को रोक दो, बीज का अंकुरन अगर नहीं होता है तो ये गतियां आपको दिखाई नहीं पड़ने वाली है। लेकिन छुई मुई की पत्तियां जब आप छूते हैं मुरझा जाती है, तो क्या वहां पर कोई वृद्धि हो रही है? नहीं, कोई वृद्धि नहीं हो रही है, राइट। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि जो
छुई मुई की पत्तियों में जो गति हमें देखने को मिली, स्पर्श की अनुक्रिया से जो वो गति होती, हमने टच किया, टच हमारा क्या था, उद्दीपन था, और उसके बदले में पत्तियां जो थी वो रिस्पॉन्ड की, मुरझा गई, वो एक गति है। लेकिन वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है उस गति की, राइट। दूसरी ओर नवोद्भिद यानी कि जो नन्हा प्लांट होता है, बीज से पहली बार जो पादप आता है, उसकी बात की जा रही है कि दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। डायरेक्शनल क्या है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, जो गति है वो दिशिक है, तना ऊपर की ओर जा रहा है भाई, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है, जो जड़ है वो नीचे की ओर जाती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। पादप में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक गति तो किसका परिणाम है, वृद्धि का परिणाम है ना। वृद्धि अगर होती है तो गति होगी, वृद्धि अगर नहीं होती है तो गति नहीं होगी, वृद्धि पर आश्रित गति। और दूसरी वृद्धि से मुक्त गति। तो आपको जो मेनली पढ़ना है वो वृद्धि पर आश्रित गतियों के बारे में पढ़ना है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग वृद्धि से मुक्त गति पर करेंगे। छुई मुई का पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका होता है, ठीक, मिमोसा पुडिका होता है, मिमोसा पुडिका ये वैज्ञानिक नाम है ना। अगर आप इसको यहां पर ऐसे टच करते हो तो देखो ऐसे ये पत्ती जो है मुरझा जाती है, वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, वृद्धि से मुक्त ये गति है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, उद्दीपन देखो यहां पर आया, जैसे ही उद्दीपन कहीं पर लिखा हुआ आए आपके दिमाग में ये सब घूमना चाहिए, ये सब घूमना चाहिए, है ना। जब उद्दीपन बोला जाए इसमें से कोई भी हो सकता है। तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, कोई भी उद्दीपन हो उसके बदले में जो है तत्काल रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, यानी जो वृद्धि से मुक्त गति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए। भाई बीच में तो हमने देखा था कि गति इसलिए हो रही थी कि तना ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा था, जड़ें जो है नीचे की ओर वृद्धि कर रही थी, ठीक, तो जाकर के हमें वो गति दिखी। लेकिन जो छुई मुई की पत्तियों में जो गति हमें देखने को मिली ये तो वृद्धि से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने टच किया उसके कारण वो गति हुई है, हमने जो टच किया उसके कारण वो गति हुई है, वृद्धि से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए। लेकिन यहां कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है, यानी कैसे टच को डिटेक्ट करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है। जब इसके पास तंत्रिका तंत्र नहीं है, भाई हमारे पास बहुकोशिकीय जीव जो होते जंतु होते उनमें मालूम है आपको तंत्रिका तंत्र है जो उद्दीपन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। ऐसे आपको कुछ चींटी काट ले, गर्म चीज से आपका हाथ टच हो जाए, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ये सारे जो आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं तंत्रिका की मदद से, है ना, जो डेंड्राइट होता है उसकी मदद से। और उसके बाद जो है 1 सेकेंड, फिर हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो आदेश देता है पेशी को, तो पेशियों में गति होती है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जो हमने टच किया छुई मुई की पत्तियों को वो मुरझा गई, कैसे, तंत्रिका ऊतक तो है ही नहीं इसके पास। फिर उसने डिटेक्ट कैसे किया और फिर अपने रिस्पॉन्स के बदले में जो है जब उसने रिस्पॉन्स दिया तो पत्तियां जो है वो गति कैसे करती है। भाई पेशी तो है ही नहीं, जंतु में तो पेशी है। अब देखो यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे किस भाग में गति होती है, पौधे की किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है ना। टच आप यहां पर करेंगे पूरी पत्ती जो है मुरझा जाएगी। टच आपने यहां किया और जो स्पर्श का संसूचन है ना, जो वो सूचना है वो ऐसे पूरे पत्तियों में, सारी पत्तियों में चली गई। आप यहां पर टच करेंगे पूरी पत्तियां जो है मुरझा जाएंगी। कैसे हुआ ये? ना तो तंत्रिका तंत्र है ना ही पेशी है। यहां पर देखो, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। मैंने आपसे वही कहा, अगर यहां पर टच करते हैं और सारी पत्तियां मुरझा जाती है, इसका मतलब जो टच वाला जो सेंसेशन है वो
सूचना जो है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी पत्तियों तक पहुंची है। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। ये याद रखिएगा। हो सकता है कि आप के एग्जाम में जब प्रश्न आए कि भाई क्या पादप जो है सूचना को संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है आप बोलेंगे कि नहीं, लेकिन आपको याद रखना है वैद्युत रसायन साधन इलेक्ट्रोकेमिकल मीन का उपयोग जो है प्लांट करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि सूचनाएं जो है वो वैद्युत रसायन के रूप में जाती तो है, लेकिन जंतु के केस में क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक है ना, नर्वस टिश्यू है इस काम के लिए, लेकिन पादप में नहीं है। पादप में नहीं है। और हमने पढ़ा था क्या कि जो पेशी कोशिका होती है वो अपने आकृति को बदलती है, जिसके कारण पेशियों में गति संभव हो पाता है। और जो पेशी कोशिका होती अपनी आकृति को कैसे बदलती है, क्योंकि पेशी कोशिका में प्रोटीन वैसा होता है, वो वैसा प्रोटीन होता है जो पेशी कोशिका की आकृति को बदल देने का काम करता है। ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। जैसे पेशियों में गति तभी हो पाती है जब पेशी कोशिका अपनी आकृति को बदल लेती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो कोशिका है उसको अपनी आकृति जो है बदल लेनी चाहिए, और बदलती भी है। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती है ना। पेशी की अगर बात करते हैं तो पेशी कोशिका में तो प्रोटीन है जो कोशिका की आकृति को बदल देने का काम करता है, लेकिन पादप कोशिका की आकृति बदलती तो है, लेकिन कोई वैसा प्रोटीन नहीं है जिसके कारण वो आकृति जो है कोशिकाएं बदल लेती है। तो भाई कैसे बदलती है? जल की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदल लेती है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। पेशियां गति करती है क्योंकि पेशी कोशिका अपनी आकृति को बदलती है, और उस पेशी कोशिका के आकृति को बदलने के लिए उनमें प्रोटीन्स होते हैं। मैंने नाम भी बताया था आपको, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, है ना, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। पादप कोशिका में जो यहाँ पर जो छुई मुई की पत्तियों के केस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो वृद्धि से मुक्त गति है उसमें जो गति होती है वहां भी कोशिका जो है अपनी आकृति को बदलती है, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रोटीन नहीं होता है। कोशिका अपनी आकृति को बदलने के लिए जल की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। तो ये पूरा स्लाइड जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग उन गतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो वृद्धि पे आश्रित है। वृद्धि होगी तो गति वो देखने को मिलेगी, वृद्धि नहीं होगी तो गति देखने को नहीं मिलेगी। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से, प्रतान मतलब लता है ना, लताएं जो होती है, प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। इसे हम इंग्लिश में टेंड्रिल बोलते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। प्रतान जो है ये स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। राइट। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बांस है ना, या कोई लकड़ी है, ठीक, और मटर के प्लांट में जो है प्रतान हमें देखने को मिलता है ना। प्रतान जो है रूपांतरित तना या फिर पत्ती हो सकती है। अब मान लीजिए प्रतान का ये टिप है ना, ऐसे इस लकड़ी के टच में आया, तो आप यहां पर देखो दो भाग हैं। एक भाग तो वो है जो इस लकड़ी के, या फिर मान लो ये पेन है, इस पेन के टच में है, ये पार्ट जो इस पेन के टच में है, और ये दूसरा पार्ट है जो इस पेन के टच में नहीं है। तो जो पार्ट पेन के टच में नहीं है, ये वाला पार्ट, इसमें वृद्धि जो है तीव्र होती है, और जो पार्ट टच में है, प्रतान का जो हिस्सा टच में है, जो इस पेन के साथ स्पर्श में है, उसमें वृद्धि कम होगी, और जो टच में नहीं है उसमें वृद्धि तीव्र होगी। तो यहाँ की कोशिकाएं जो है वो ज्यादा वृद्धि करती है, कोशिकाएं जो है ज्यादा वृद्धि करती है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है, याद रखना आप। ज्यादा वृद्धि करती है तो कोशिकाएं जो वो लंबी हो जाती है, लंबी होने के बाद जो है वो ऐसे लताएं जो है लिपटती चली जाती है ना, लताएं जो है लिपटती चली जाती है। भाई इस वाले भाग में वृद्धि कम होगी, इस वाले भाग में वृद्धि ज्यादा होगी, तो ये कोशिकाएं जो लंबी होगी तो लताएं जो है ऐसे लिपटती चली जाएगी। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतान होता है उसका
उसके किस भाग में तीव्र वृद्धि होती है और किस भाग में नहीं होती है। तो जो भाग वस्तु के संपर्क में होता है उसमें तीव्र वृद्धि होती है, और जो भाग वस्तु से प्रदान का जो भाग वस्तु से दूर रहता है उसमें वृद्धि जो है वो कम होती है। और ऐसा किस लिए होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक, जो पार्ट टच में है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन कम होता है और इस वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होता है, तो यहाँ की कोशिकाएं जो है वो लंबी हो जाती है। ऑक्सिन हार्मोन का ये फंक्शन है, कार्य है, कोशिकाएं जो है लंबी करने का काम जो है ऑक्सिन हार्मोन करता है, तो कोशिकाएं लंबी होती है तो प्रदान जो है ऐसे लिपटता चला जाता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि यह वृद्धि दिशीक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। कहा जा रहा है आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखो, जो भी गति जो है वृद्धि का परिणाम होता है वो गति जो है वो धीमी होती है, और एक निश्चित दिशा में आप देखेंगे कि वो गति करते हैं। वो दिशा जो है डिपेंड करता है ना, दिशा देखेंगे हम लोग, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और निश्चित दिशा में गति करते हैं। जो निश्चित दिशा में गति होती है एक्चुअल में क्या होती है, वो रिस्पॉन्स, किसी उद्दीपन का रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि यह वृद्धि दिशीक है, डायरेक्शनल है, याद रखिएगा डायरेक्शनल है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। एक एक्टिविटी आपको यहां पर दिया गया है, एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए। एक शंकु फ्लास्क है, इसको जल से भर लेना है। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से ढक दीजिए, है ना। इसके ऊपर जो है ऐसे तार के जाल से ढक दिया गया है, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। ये एक ताजा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहे, ऐसे प्लांट को रखना है। एक ओर से खुला हुआ एक गत्ते का बॉक्स लीजिए। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा है। आपको पूरा एक बॉक्स लेना है, और एक साइड जो है उसका हटा देना है ना। एक बॉक्स आप लेंगे, ऐसे एक बॉक्स आप लेंगे, कोई एक साइड आप हटा देंगे। मान लो कि आपने ये फ्रंट वाला साइड हटा दिया, ठीक, और इसमें आपने ये फ्लास्क है, इसमें पौधा लगा हुआ है, पानी इसमें है, जड़ जो है पानी में है, ठीक। ऐसे पूरा सेटअप जो है डाल देना है इस बॉक्स के भीतर। और ये जो खुला हुआ भाग है इसको किस डायरेक्शन में रखना है, जिधर से सनलाइट आ रही है ना, जिधर से सनलाइट आ रही है। यहां पर देखो यही चीज आपको दिखाया गया है ना। सनलाइट इधर से आ रही है तो इस पार्ट को खुला छोड़ा गया है। आप समझ गए। 2 या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि प्ररोह यानी कि तना प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती है। स्टार्टिंग में क्या था कि प्लांट जो है ऐसा था, कुछ ऐसे सीधा, है ना, ऐसे सीधा था। कुछ दिन के बाद देखा जाता है कि ये जो तना है ये ऐसे प्रकाश की दिशा में जो है झुक जाता है, और जो जड़ें हैं वो ऐसे प्रकाश से दूर चली जाती है। यहां पर आपको दिखाया गया है, ये तना प्रकाश की दिशा में जा रहा है और जो जड़ें हैं प्रकाश से दूर भाग रही है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। जो प्ररोह है प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। फ्लास्क को ऐसे घुमाना है, यानी अब क्या करना है, इसको ऐसे आप रोटेट कर दो। रोटेट जब आप कर देंगे तो ये जो तना है ये कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो जड़ें जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। फिर से क्या करना है, इसको छोड़ दो आप 4 दिन 5 दिन के लिए आप छोड़ दो, तो आप देखेंगे ये जो तना वापस से जो है ये ऐसे बेंड कर जाएगा, और ये जो जड़ है ये वापस से ऐसे हो जाएगी। यानी फिर से वही काम होने वाला है, जो तना है वो प्रकाश की दिशा में बेंड कर जाएगा, और जो जड़ें होगी वो प्रकाश से दूर भागेगी। आप प्रायः ये चीज देखते हैं कि जो जड़ें होती है वो जमीन में नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। जो जड़ें होती है वो जमीन में नीचे की ओर गहराई में जाती है, और जो तना होता है वो जमीन से ऊपर की ओर ऐसे ग्रो करता है। जो तना होता है ऊपर की ओर ग्रो करता है।
अच्छा, गुरुत्वाकर्षण किधर की ओर काम करता है? गुरुत्वाकर्षण जो है वो नीचे की ओर काम करता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो नीचे की ओर काम करता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो जड़ें हैं वो गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रही है, जो जड़ की गति है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर है, और जो तना है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है। जो तना है उसकी गति किधर की ओर है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो यहां पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण को उद्दीपन लेते हैं, अगर ये हमारा उद्दीपन है, स्टिमुलस है, तो हम बोल सकते हैं कि जो जड़ है वो उद्दीपन की ओर है, उद्दीपन की ओर गति कर रही है, और जो तना है वो उद्दीपन की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसमें उद्दीपन जो है गुरुत्वाकर्षण है, उसे हम लोग गुरुत्वानुवर्ती गति बोलेंगे। गुरुत्वानुवर्ती गति बोल दो या फिर गुरुत्वानुवर्तन बोल दो आप, ठीक। अब क्योंकि ये जो जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर गति कर रही है, तो हम बोलेंगे कि जो जड़ें हैं वो गुरुत्वानुवर्ती गति तो कर रही है, लेकिन धनात्मक कर रही है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर। और ये जो तना है इसमें भी गुरुत्वानुवर्ती गति हो रही है, लेकिन ऋणात्मक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है तना में जो है गति हो रही है, राइट। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। कहा जा रहा है कि पादप के जिस भाग में वृद्धि हो रही है उसमें दिशा का परिवर्तन कर देते हैं। कौन? प्रकाश, गुरुत्व या फिर कोई भी उद्दीपन आप बोल सकते हो, उद्दीपन, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ये जो तना है इनमें वृद्धि हो रही थी, लेकिन लाइट ने क्या की? डायरेक्शन को चेंज कर दी, ठीक। जो जड़ है ये भी वृद्धि कर रही थी, लेकिन लाइट ने क्या की? डायरेक्शन को चेंज कर दी। ऐसे ही जो गुरुत्वाकर्षण है ये भी तना के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जड़ के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर प्रकाश और गुरुत्व की बात की गई है, लेकिन आप किसी भी उद्दीपन की बात कर सकते हो कि जो उद्दीपन होता है ये पादप के वृद्धि वाले भाग में दिशा में परिवर्तन कर देता है। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है ना। ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा, दिशिक यानी कि डायरेक्शनल और अनुवर्तन गतियां यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट यहां पर मैं लिख देता हूं, ट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर इसी को हम लोग सिंपली ट्रॉपिज्म बोल सकते हैं, है ना। या तो बोल दो अनुवर्ती गतियां या फिर अनुवर्तन सिंपली बोल दो आप। तो कहा जा रहा है कि ये जो दिशिक गति होती है, ये जो अनुवर्तन गतियां होती है, ये या तो उद्दीपन की ओर होगी या फिर इससे विपरीत दिशा में होगी, या तो उद्दीपन की ओर या फिर उद्दीपन से विपरीत। जैसे इस केस में देखो, जो तना है, उद्दीपन क्या है यहां पर? ये लाइट, ये प्रकाश। तो तना जो है प्रकाश की ओर ग्रो कर रहा है, प्रकाश की ओर गति कर रहा है। जो जड़ें हैं वो प्रकाश से दूर भाग रही है। तो तना जो है उद्दीपन की ओर है, और जो जड़ें जो है उनमें जो गति हो रही है वो उद्दीपन से विपरीत दिशा में गति कर रही है। दोनों, ये भी गति और ये गति क्या कहलाएगी भाई? डायरेक्शनल है, दिशिक है। दिशा किस पर डिपेंड जो है यहां पर करती है? उद्दीपन पे, ठीक है। उद्दीपन पे, या तो उद्दीपन की ओर या फिर उद्दीपन से विपरीत। समझ में आया आपको? मान लीजिए कि उद्दीपन की ओर गति हो रही है तो वहां पर हम लोग धनात्मक शब्द लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि उद्दीपन से विपरीत दिशा में गति हो रही है तो वहां पर हम लोग ऋणात्मक शब्द लगा देंगे। जैसे तना जो है प्रकाश की ओर ग्रो कर रहा है, तना की जो गति है प्रकाश की ओर है, तो हम बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश अनुवर्ती गति या फिर प्रकाश अनुवर्तन सिंपली आप बोल सकते हो। और हम यहां पर क्या करेंगे? धनात्मक लगा देंगे तना के लिए और ऋणात्मक लगा देंगे जड़ के लिए, कि तना जो है, तना में धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन होता है और जड़ में जो है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? तो बहुत ही सिंपल है। तना प्रकाश की ओर जा रहा है तो तना में क्या है? बहुत सारी पत्तियां हैं, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प जो है हो जाएगा। और जो जड़ें हैं वो प्रकाश से दूर जो है वो मिट्टी में जाती जाएगी, तो इससे जो है जड़ को जो है ज्यादा खनिज और पानी मिलेगा।
पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ लाइट नहीं, सिर्फ गुरुत्व नहीं, अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके जो है अनुवर्तन दिखाते हैं। यानी अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करके भी वो गतियां दिखाते हैं। कौन? प्लांट। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था, इसी की बात की जा रही है। यह प्ररोह तथा जड़ क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। तो समझ जाना आप, गुरुत्वानुवर्तन यानी कि उद्दीपन क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, तो जो प्ररोह है, जो तना है, ऊपर की ओर वृद्धि करेगी, ऊपर की ओर गति दिखाएगी। जो तना जो है ऊपर की ओर गति दिखाएगी तो उसे हम लोग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। जो जड़ है वो नीचे की ओर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाएगी, तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ है तो जल अनुवर्तन तथा रसायन अनुवर्तन का क्या अर्थ होगा? अब देखो, जल अनुवर्तन है, इसका मतलब क्या हुआ? जल अनुवर्तन है, इसका मतलब उद्दीपन क्या है? जल है। उद्दीपन क्या है? जल है। अगर जल उद्दीपन है और उसके कारण गति हो रही है, अब जल की ओर या फिर जल के विपरीत दोनों दिशाओं में हो सकती है गति, तो हम उस गति को जल अनुवर्तन बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि जल की दिशा में गति हो रही है, जिधर जल है उधर की ओर गति हो रही है, तो धनात्मक जल अनुवर्तन। जैसे यहां पर देखो, यहां पर जड़ें जो थी पहले सीधी थी, ऐसे जड़ जो है पहले सीधी थी, फिर यहां पर क्या हुआ कि पानी डाल दिया गया है ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि यहां पर पानी है, तो देखा गया कि जड़ जो है वो पानी की ओर ऐसे जाती है। तो पानी की ओर जड़ें जो है गति कर रही है, उद्दीपन यहां पर पानी है, उद्दीपन की ओर जो है गति हो रही है, तो धनात्मक गति है। लेकिन जल उद्दीपन है तो हम बोलेंगे धनात्मक जल अनुवर्तन। ठीक, अगर हम तना की बात करें, तना तो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, तना तो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, पानी से दूर ग्रो कर रहा है ना, उद्दीपन से दूर ग्रो कर रहा है, तो ऋणात्मक जो है ये अनुवर्तन है। और उद्दीपन यहां पर जल है तो हम बोलेंगे ऋणात्मक जल अनुवर्तन। समझ में आया आपको? अगर मान लीजिए उद्दीपन कोई रसायन है, अगर रसायन है तो हम उस गति को बोलेंगे रसायन अनुवर्तन। धनात्मक ऋणात्मक आप समझ गए ना, उद्दीपन की ओर गति तो धनात्मक लगा देंगे अनुवर्तन में, और उद्दीपन से विपरीत गति हो रही है तो हम लोग ऋणात्मक लगा देंगे अनुवर्तन में। क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे, यानी कि इसके बाद जो चैप्टर में पढ़ना होता है। देखो, जब पोलेन जो है इस स्टिग्मा पे वर्तिकाग्र पे आता है तो पोलेन ट्यूब का निर्माण कुछ ऐसे होता है, बीजांड की ओर होता है। ये भी अपने आप में एक अनुवर्तन है या फिर अनुवर्ती गति है, जिसे हम लोग रसायन अनुवर्तन कहते हैं। अब रसायन अनुवर्तन कहने का मतलब तुरंत आपको समझ में आना चाहिए, जो उद्दीपन है वो रसायन है। ठीक, और रसायन की ओर गति होती है तो हम बोलेंगे यहां पर धनात्मक रसायन अनुवर्तन है। आइए एक बार फिर हम विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है, बहुत फास्ट है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति, यहां पर पुष्प जो है सनफ्लावर लेना है ना। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में जो सूर्यमुखी का जो पुष्प होता है उसकी गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधी गतियां भी मंद होती है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। वृद्धि से मुक्त गति होती है और वृद्धि पे आश्रित गति होती है। दो प्रकार की गति आपने देखा, वृद्धि से मुक्त गति जैसे छुई मुई की पत्तियों में जो गति होती है काफी फास्ट होती है। जो गतियां वृद्धि पे आश्रित होती है, वृद्धि का परिणाम जो गति होती है वो गति जो है वो मंद होती है, धीमी होती है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बीज को डाल देते हैं अंकुरित होने के लिए और भाई एक ही दिन में जो है प्लांट उग जाता है, तना हो गया, जड़ें हो गई एक ही दिन में, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो गतियां वृद्धि पे निर्भर करती है ना वो मंद होती है। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। जंतुओं के शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं।
जैसे हमारी भुजा और जो अंगुलियां होती है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करती है, एक निश्चित दिशा में ही उनमें वृद्धि होती है। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। भाई जो गति नियंत्रित है ये मंद भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी तीव्र होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी स्टिमुलस के लिए, किसी उद्दीपन के लिए रिस्पॉन्स अगर काफी फास्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सूचना है वो काफी फास्ट जो है वो ट्रांसमिट हुई है। जो सूचना है वो काफी फास्ट, काफी तीव्र जो है ट्रांसमिट हुई है। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। अगर सूचना जो है तेजी के साथ जा रही है तो कुछ ना कुछ तो साधन जरूर होगा ना, कोई ना कोई साधन तो जरूर होगा जो इस सूचना को लेकर के जा रही होगी, है ना, तेजी के साथ। तो इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है। इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में जो है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं जो होती है वो बहुत ही तीव्र जाती है ना, बहुत ही तीव्र स्थानांतरित होती है। विद्युत आवेग के रूप में सूचनाओं का स्थानांतरण जो है काफी तीव्र होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ फायदा है तो इसका कुछ नुकसान भी है। तेजी के साथ सूचना जो है वो स्थानांतरित हो जाती है विद्युत आवेग के रूप में, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन, वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। भाई इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में माना कि जो इंफॉर्मेशन होती है काफी फास्ट जाती है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, एक तो लिमिटेशन ये है कि सूचनाएं केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचने वाली है जो कोशिका तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है। सारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी, जो कोशिका जो है तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है केवल उन्हीं तक पहुंचेगी, है ना, प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा लिमिटेशन क्या है, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, तो वापस से उसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने में, ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। मतलब कि लगातार बिना रुके जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट और ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। एक बार जनरेट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद दोबारा से जनरेट और ट्रांसमिट होने में इलेक्ट्रिक इंपल्स को समय लगता है, लगातार नहीं हो सकता है। मतलब कोशिकाएं जो है सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना ही संचरित कर सकती है। ना तो लगातार जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट किया जा सकता है और ना ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो दो लिमिटेशन आपने पढ़े। भाई सूचना जो है तेजी के साथ स्थानांतरित हो जाती है विद्युत आवेग के रूप में, लेकिन लिमिटेशन आपने देखे, दो लिमिटेशन है। एक तो सूचना केवल उन्हीं कोशिकाओं तक जाने वाली है जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है, सारी कोशिकाओं तक नहीं जाने वाली है। दूसरी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट होने में, विद्युत आवेग को उत्पन्न होने में, संचरित होने में जो है बार बार आवेग को उत्पन्न होने में और संचरित होने में टाइम लगता है। एक बार आवेग उत्पन्न हुआ, संचरित हुआ, दोबारा से आवेग उत्पन्न होने में और संचरित होने में समय लगेगा, है ना। यानी कि कोशिकाएं जो है लगातार विद्युत आवेग ना तो जनित और ना ही संचरित कर सकती है। अभी तक आपने इस स्लाइड में यही चीज पढ़ा है, और आपने पढ़ा है कि नियंत्रित गति जो होती है, जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, वो फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। अब देखो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। कहा जा रहा है जो अधिकांश बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन के लिए, है ना, कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन के लिए, अपना सिग्नल जो है आसपास के कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए रासायनिक, है ना, अन्य साधन का भी उपयोग करते हैं। और ये अन्य साधन में क्या है भाई, रसायन है, रसायन है। और ये रसायन और कुछ नहीं, हार्मोन है, राइट, हार्मोन है। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने वाला उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचन करना प्रारंभ कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने के अलावा मान लीजिए कि जो उद्दीपित कोशिकाएं हैं, यानी जिस कोशिका ने उद्दीपन को सेंस किया है ना, जिस कोशिका ने उद्दीपन को सेंस किया है, अगर वो रसायन को सिक्रीट करे और वो जो रसायन है आसपास के कोशिकाओं में डिफ्यूज होकर के चला जाए, तो उस रसायन के द्वारा, उस रसायन में क्या होगी, सूचनाएं होंगी। और वो रसायन जो है आसपास की कोशिकाओं में डिफ्यूज होकर के, विस्तृत होकर के चला जाए, तो उस रसायन के द्वारा जो है सूचनाएं जो है आसपास की कोशिकाओं में चली जाएगी। लेकिन
जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है ना, ये एक कोशिका है, ये उद्दीपित कोशिका है, इसने किसी उद्दीपन को सेंस किया है। उसके बदले में इसने क्या किया कि कुछ रसायनों को सिक्रीट किया। मान लीजिए कि ये रसायन है, मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता हूं, है ना, ये रसायन है, ठीक, ये रसायन है और इस रसायन में क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, सूचना जो है वो इसमें स्टोर्ड है, ठीक। आसपास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आसपास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये सूचना को जो है उन कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो मैं कोई एक कोशिका ही लेता हूं, यहां पर कोई एक कोशिका जो है मैं यहां पे लेता हूं, ठीक। ये जो केमिकल है ये डिफ्यूज होकर के आसपास की कोशिका तक जो है ये पहुंच जाएगा। तो मैंने ये एक कोशिका ले लिया। अब देखो, इस केमिकल को रिसीव करने के लिए जो आसपास की कोशिकाएं होंगी, जो रसायन है जो विसरित हो रहा है, उसको रिसीव करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो आसपास की कोशिकाएं होती है उसके पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर होता है। समझ में आया, ये रिसेप्टर है। तो ये केमिकल जो है जब इस कोशिका के पास आएगा, रसायन आएगा, तो इस रिसेप्टर के द्वारा जो है उस केमिकल को रिसीव कर लिया जाएगा। हार्मोन ऐसे ही तो काम करता है, हार्मोन अपना जा रहा होता है और जहां पर कोशिका के पास रिसेप्टर होता है उस हार्मोन के लिए, वहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। समझ में आया आपको? तो उद्दीपित कोशिकाएं क्या करेगी, रसायन को स्रावित करेगी, है ना, रसायन को स्रावित करेगी, निर्मोचित करेगी, रसायन को स्रावित करेगी। वो रसायन जो है आसपास के कोशिकाओं में विसरित होकर के आराम से चला जाएगा। धीमी प्रक्रिया होगी, है ना, विद्युत आवेग से तुलना करेंगे तो धीमी प्रक्रिया होगी। विसरित होकर के आसपास की कोशिकाओं तक वो चला जाएगा और उस रसायन में क्या है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है। लेकिन जो आसपास की कोशिकाएं होंगी भाई, उसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि उस रसायन को डिटेक्ट कर पाए कि भाई इसमें कौन सी सूचना है। तो उसके पास जो है एक जो है रिसेप्टर होता है उस रसायन के लिए। तो हार्मोन बनता कहीं और है और जाकर के एक्शन कहीं और पर दिखाता है, एक्शन कहीं और दिखाता है। जहां पर एक्शन दिखाता है ना, वहां पर उस हार्मोन का अपना रिसेप्टर होता है। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित डिटेक्ट करने के साधन हो, कौन से यौगिक भाई, कौन से यौगिक, इस रसायन की बात की जा रही है जो उद्दीपित कोशिकाएं सिक्रीट करती है, तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान रिकॉग्नाइज करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचरित भी करेंगे। इनकी रिसेप्टर की बात की जा रही है ना, रिसेप्टर की बात की जा रही है। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया है ना, रसायन के थ्रू इंफॉर्मेशन को पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया है, धीमा है, लेकिन बिना न्यूरल कनेक्शन के, बिना न्यूरॉन के भी बिना न्यूरॉन के शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो है ये सूचना जो है पहुंच जाएगी तथा इसे अपरिवर्ती तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। और ये लगातार जो है सूचना जो है लगातार पहुंचाई जा सकती है, जैसा कि विद्युत आवेग के केस में नहीं था। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। अब तक रसायन की बात कर रहा था, अब कहा जा रहा है कि जो हार्मोन है ना, वो बिल्कुल वैसा ही रसायन है, कुछ वैसे ही काम करता है। अब तक हम जिस रसायन की बात कर रहे थे कि भाई कोई रसायन होता, सिक्रीट हो जाता, डिफ्यूज हो जाता, चला जाता, है ना, उन सारे पैमानों पर खरा उतरता है जो हार्मोन होते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जो अलग अलग प्लांट हार्मोन होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में। अलग अलग प्लांट हार्मोन जो है कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के प्रति जो है रिस्पॉन्स में। इनके संश्लेषण के स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। ये हार्मोन की विशेषता है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। हार्मोन बनेगा कहीं और पर और एक्शन जो है कहीं और पर करेगा, बनेगा कहीं और पर और काम कहीं और करेगा। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। ये लाइन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
हार्मोन बनेंगे कहीं और, काम कहीं और करेंगे। साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। साधारण विसरण का मतलब समझ रहे हो ना, कि बिना किसी एटीपी के खर्च के पहुंच जाएंगे जहां इनको जाना है। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। आपने देखा था कि जो तना होता है वो प्रकाश की दिशा में झुक जाता है, जो लताएं होती है किसी आधार से ऐसे लिपट जाती है। मैंने वहां पर भी आपसे कहा था ऑक्सिन हार्मोन का रोल होता है। ठीक, ऑक्सिन हार्मोन देखो क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करवाता है। ये याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन जो है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करवाता है। पौधे प्रकाश की दिशा में बेंड कर जाते हैं, झुक जाते हैं इसी ऑक्सिन हार्मोन के कारण। कैसे होता है देखो, अभी देखो सनलाइट ऐसे ऊपर डायरेक्ट ऐसे है, सनलाइट जो है ऐसे आ रही है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये टिप पे बनता है ना। ये किस पे बनता है, टिप पे बनता है। ये टिप जो है रूट की भी हो सकती है और शूट की भी हो सकती है, यानी तना का भी यह शीर्ष हो सकता है और जड़ का भी यह शीर्ष हो सकता है। रूट, टिप और शूट। शूट मतलब समझ जाना कि स्टेम की बात कर रहा हूं मैं, तना, टिप। यहां पे ऑक्सिन बनता है। जो जड़ का शीर्ष है और जो तना का शीर्ष है, यहां पे ऑक्सिन बनता है। तो ये आपको दिखाया गया है, शीर्ष वाला भाग दिखाया गया है, तना का शीर्ष वाला भाग दिखाया गया है। अभी सनलाइट जो है डायरेक्ट ऊपर से आ रही है, तो ऑक्सिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सिन जो कि अपने आप में क्या है, हार्मोन है। हार्मोन क्या होते हैं, रसायन होते हैं भाई। इनके जो अणु हैं अभी देखो समान रूप से फैले, मीन्स ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पे कम है। अब जैसे जैसे सनलाइट जो है वो तिरछी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो तना है उसका एक भाग जो है डायरेक्ट, उसके एक भाग पर डायरेक्ट लाइट जो है आ रही है और जो दूसरा भाग है उसमें डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है। यानी एक भाग हम बोल सकते हो कि छाया के साइड में है और दूसरा जो है प्रकाश के साइड में है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव, लाइट से दूर भागता है ऑक्सिन हार्मोन, लाइट से दूर भागता है ऑक्सिन हार्मोन। तो जब लाइट अब ऐसे आ रही है तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है। इस वाले पार्ट पर जो है प्रकाश सीधा आ रहा है और छाया वाला भाग ये है। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं या फिर सरक जाते हैं, है ना, वो सरक जाते हैं किधर की ओर, छाया वाले भाग की ओर। और ऑक्सीजन का काम क्या है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। जिधर ज्यादा ऑक्सीजन जाकर के जमा हो गया है उस साइड की कोशिकाएं जो होती है वो लंबी हो जाती है। तो मान लो इधर की ओर कोशिकाएं जो है, इधर की ओर ऑक्सीजन जो है आकर के जमा हो गया, तो इस साइड की जो कोशिकाएं होंगी वो लंबी हो जाएंगी और इस साइड की कोशिकाएं लंबी नहीं होगी। इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, है भी तो बहुत कम है। तो इधर की कोशिकाएं जो लंबी होगी ना, तो ऐसे जो है वो कोशिकाएं लंबी होगी तो ऐसे तना जो है ये झुक जाएगा। इधर से सनलाइट पड़ रहा है, इधर से सनलाइट पड़ रहा है, ठीक, ये छाया वाला भाग है जिधर ऑक्सीजन जमा है, तो कोशिकाएं लंबी होगी और ऐसे तना जो है बेंड कर जाता है। सेम कॉन्सेप्ट जो है प्रतान के केस में था कि प्रतान का जो हिस्सा टच में होता है उधर ऑक्सीजन नहीं होता है, कम होता है, जो टच में नहीं होता है उधर ऑक्सीजन ज्यादा जमा होता है, तो उधर की कोशिकाएं जो है वो वृद्धि करती है और आधार से जो है वो प्रतान जो है लिपटता चला जाता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विस्तृत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। सनलाइट जो है इधर से आ रही है तो ऑक्सीजन देखो इधर की ओर डिफ्यूज कर गया, ठीक। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। याद रखेंगे क्या सब आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन हार्मोन पादप हार्मोन है, काम क्या है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि कराना। पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, जो प्रतान होता है आधार से लिपट जाते हैं, यहां भी ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, ठीक। कहां बनता है ये ध्यान में रखना है आपको, जो तना है, जो जड़ है, उसके शीर्ष पे बनता है। हार्मोन बनेगा कहीं और काम कहीं और पे करेगा, बनेगा कहीं और काम कहीं और करेगा। एक दूसरा पादप हार्मोन है जिबरलिन। जिबरलिन ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए तने की लंबाई कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, कौन सा पादप हार्मोन बढ़ाता है, तो आप बोलेंगे जिबरलिन हार्मोन, है ना। तने की लंबाई कौन सा पादप हार्मोन बढ़ाता है, तो आप बोलेंगे जिबरलिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब कोशिका होता है, काइनिन का मतलब
डिवीजन होता है। साइटो का मतलब कोशिका, काइनिन का मतलब विभाजन। वो पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, उसे हम लोग साइटोकाइनिन हार्मोन बोलेंगे। इसीलिए ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये उन क्षेत्रों में आपको ज्यादा मिलेगा जहां कोशिका विभाजन तीव्र है। जहां कोशिका विभाजन तीव्र है साइटोकाइनिन हार्मोन आपको उस वाले पार्ट में ज्यादा मिलेगा। तो जैसे कि फल है, बीज है, फल और बीज में कोशिका विभाजन जो है वो तीव्र होती है, इसलिए साइटोकाइनिन की सांद्रता जो है इनमें अधिक होती है। अब तक आपने 3 पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा। भाई ऑक्सिन है, ठीक है, इधर आपने पढ़ा, ये ऑक्सिन पढ़ा, इधर आपने जिबरलिन पढ़ा और इधर आपने साइटोकाइनिन पढ़ा। ये 3 पादप हार्मोन क्या कर रहे हैं? पादप में वृद्धि करवा रहे हैं, चाहे कैसे भी। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करवा करके पादप में वृद्धि करवा रहे हैं, है ना, तने की वृद्धि करवा रहे हैं। साइटोकाइनिन कोशिका में विभाजन करवा करके वृद्धि करवा रहे हैं। तो ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए यानी वृद्धि को रोकने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो हार्मोन है जो वृद्धि का संदमन करते हैं यानी कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ठीक, एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में ABA बोलते हैं। इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। तो देखो यहां से एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल, और बड़े ही सिंपल से सवाल होते हैं। आपसे पूछा जाएगा साइटोकाइनिन का क्या काम है, तो कोशिका विभाजन करवाना। कहां पाया जाएगा? तो जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है, ठीक है, खास करके फलों और बीजों में। जिबरलिन का काम क्या है? तने की लंबाई को बढ़ाना। भाई कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकने का काम करता है? तो एब्सिसिक एसिड बोलेंगे, है ना। इसके कारण पत्तियां जो है मुरझाती है, ये इसका फंक्शन है। पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, किस हार्मोन के कारण? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। तो बस इसी प्रकार के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसके लिए तैयार रहें। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है किताब में, पादप हार्मोन क्या है? पहला प्रश्न, पादप हार्मोन वे जैविक पदार्थ होते हैं जो, है ना, ये रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे के विशेष भागों में बनते हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में पहुंचाए जाते हैं। भाई पादप हार्मोन बनते कहीं और हैं, क्रिया कहीं और करते हैं, साधारण विसरण द्वारा जो है क्रिया क्षेत्र में वो पहुंच जाते हैं। ये हार्मोन पौधे की वृद्धि, विकास और पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं के समन्वय में मदद करते हैं। ये सारे आपके पादप हार्मोन हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इथाइलिन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है ना। क्लास 10th में प्लांट हार्मोन के बारे में आपने देखा कि पढ़ना है, लेकिन इथाइलिन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इथाइलिन भी अपने आप में पादप हार्मोन है और ये गैसियस हार्मोन है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन जो है वो इथाइलिन है। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है और ना ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इथाइलिन से। इनके बारे में ध्यान में रखना है। सबका काम मैंने आपको बता ही दिया, किसका क्या काम है ना। कोशिका की लंबाई में वृद्धि कराना, तने की लंबाई में वृद्धि कराना और कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ये सारे जो है ग्रोथ करवाते हैं। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकते हैं। पत्तियों का मुरझाना इसका एक काम है, इसके कारण होता है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति किस प्रकार भिन्न है? तो छुई मुई पादप की पत्तियों में जो गति होती है वो वृद्धि से मुक्त गति है, और प्रकाश की ओर तना में जो प्रकाश की ओर जो तना में जो गति होती है वो वृद्धि पे आश्रित गति है। इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक, तो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती, है ना। पत्ती को आप, छुई की पत्ती किधर से भी टच करो वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मुरझा जाएगी, है ना। किधर से भी टच करो, किधर से आप टच कर रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो वृद्धि पर आश्रित गति होती है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। उद्दीपन की दिशा में है तो हम लोग वहां पर धनात्मक बोल देते हैं, उद्दीपन की विपरीत दिशा में गति है तो हम लोग वहां पर ऋणात्मक बोल सकते हैं। और उद्दीपन जो है जल हो सकता है तो जल अनुवर्ती गति, ठीक है, प्रकाश हो सकता है तो प्रकाश अनुवर्ती गति, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है गुरुत्वानुवर्ती गति, रसायन हो सकता है तो रसायन अनुवर्ती गति। इस प्रकार से आप नाम देते हैं, है ना। इसे हम लोग अनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, या फिर अनुवर्तन गति बोलते हैं। अनुवर्तन सिंपली बोल दो या फिर अनुवर्ती गति बोल दो, बात एक ही है ना। अगर आप अनुवर्तन बोलते हैं तो आप गति नहीं लगाएंगे, या फिर अनुवर्तन गति भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवर्तन बोल दो, अनुवर्ती गति बोल दो, अनुवर्तन गति बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश में ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है या फिर ट्रॉपिज्म कहा जाता है। छुई मुई पादप की पत्तियों में जो गति होती है वहां पर उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, टच होता है। और
प्रकाश की ओर तने में जो गति होती है, यहां पर उद्दीपन क्या होता है, प्रकाश होता है। पत्तियों के आधार से जल के अचानक ह्रास के कारण होती है। जल में परिवर्तन के कारण जो है कोशिकाएं अपने आकृति में परिवर्तन जो है वो कर लेती है, जिसके कारण ये गति होती है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, राइट। तने के दो ओर असमान वृद्धि के कारण होती है। तने के दो ओर मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन जिधर छाया है उधर ऑक्सीजन ज्यादा चला गया, उधर की कोशिका जो है वो ज्यादा लंबी हो गई, राइट। ये वृद्धि से संबंधित गति नहीं है, ये वृद्धि से संबंधित गति है। ये बहुत तेज होती है और ये धीरे धीरे होती है। ये आपके कुछ अंतर है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन है, जिबरलिन है ना, साइटोकाइनिन भी है। ऑक्सिन और जिबरलिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। ऑक्सिन तने में कोशिकीय विस्तार करता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक। जिबरलिन तने की लंबाई को बढ़ाने और अंकुरण में सहायक होता है। बीज को अंकुरित करवाता है जिबरलिन, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। तने की लंबाई को बढ़ाने वाला केस जो है आपको ध्यान में रखना है। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है, मैं आपको समझा चुका हूं। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से तनों और जड़ों के ऊपरी सतह यानी कि शीर्ष की बात यहां पर की जा रही है, टिप की बात की जा रही है, पर बनता है। यह हार्मोन प्रतानों की नोक का मतलब समझ जाना कि जो प्रतान, जैसे मान लीजिए प्रतान है इसके टिप पे है ना, प्रतान की नोक यानी कि प्रतानों की शीर्ष पर, जहां पर नोक लिखा हुआ है समझ जाना वहां पर शीर्ष है। जब प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आता है तो देखो क्या होता है। जब प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आता है तो संपर्क वाली दिशा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन स्पर्श के प्रति क्या है, संवेदनशील होता है और प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील होता है। जिधर प्रकाश होगा उधर से दूर भागेगा, जिधर स्पर्श होगा उधर से ऑक्सीजन दूर भागेगा। यह ऑक्सीजन दूसरी ओर जमा हो जाता है जहां स्पर्श नहीं हुआ है ना, बता चुका हूं। इधर ऑक्सीजन ज्यादा है और इधर की ओर ऑक्सीजन कम है जो डायरेक्ट वस्तु के कांटेक्ट में है। परिणाम स्वरूप प्रतान की विपरीत दिशा में वृद्धि अधिक हो जाती है, कोशिका की लंबाई बढ़ जाती है और प्रतान मुड़कर सहारे की ओर झुक जाता है। हाइड्रोट्रोपिज्म को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग डिजाइन कीजिए। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब जल अनुवर्तन है ना, जल अनुवर्तन या फिर जल अनुवर्ती गति। तो जल अनुवर्ती गति को दिखाने के लिए जो है एक प्रयोग जो है डिजाइन करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, देखो यहां पर पिक्चर है, ठीक। एक बड़ा सा देखो बर्तन लिया गया है, मिट्टी से भरे एक पात्र में एक अंकुरित पौधा लगाइए। एक पात्र लिया गया, इसमें मिट्टी है और इसमें एक अंकुरित पौधा है ना, एक अंकुरित पौधा जस्ट जो अभी अंकुरित हुआ है उस पौधे को लगाइए, ठीक है, उस पौधे को लगाइए। पौधे के पास एक छिद्र युक्त बर्तन रखिए जिसमें पानी भरा हो। यहां पर क्या हुआ कि एक ऐसे बर्तन में पानी भर करके डाला गया है जिसमें क्या है, छेद है ना, जहां से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो निकल सकता है, राइट। इस व्यवस्था को कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब जड़ों का परीक्षण किया जाता है तो यह देखा जाता है कि जड़ें पानी के स्रोत की ओर मुड़ जाती है और सीधे नहीं बढ़ती है। क्योंकि यहां पर पानी है तो जड़ जो है ऐसे ना ग्रो करके पानी की ओर ऐसे जाने लगती है। तो हम बोलेंगे ना कि यहां पर उद्दीपन जो है वो जल है और गति हो रही है जड़ की, तो हम बोलेंगे यहां पर जो जड़ की गति है वो है जल अनुवर्ती गति। क्योंकि जल की ओर उद्दीपन की ओर गति हो रही है तो धनात्मक जल अनुवर्ती गति बोलेंगे या फिर धनात्मक जल अनुवर्तन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा पार्ट 2 जो है समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में आपने 2 टॉपिक्स पढ़े, पादपों में गति जो कि 2 प्रकार की होती है, और आपने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा पादप हार्मोन है ना, जहां आपने 4 प्रकार के पादप हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। सब के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आज जो आपने पढ़ा है ना, यहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और पिछले वाले पार्ट में जो आपने तंत्रिका के पार्ट्स पढ़े और ब्रेन के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आखिरी वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम लोग अंतःस्रावी तंत्र को कवर करेंगे, यानी जो मनुष्य है उसमें जो ग्रंथि है और कौन सी ग्रंथि कौन से हार्मोन स्रावित करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन हार्मोन के कामों के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा।
मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।